हेलो डियर स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी बायोलॉजी विषय के प्रैक्टिस सेट ए के सेक्शन सी को सोल्व करने जा रहे हैं। यदि आपको बायो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैच्योर एम्ब्रियो सेक की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो एम्ब्रियो सैक है वो है क्या, होता क्या है ये चीज़। तो एम्ब्रियो सैक इज ए फीमेल गैमेटोफाइट। ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है। इट मीन्स गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर। और जो ये गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर है, जो गैमेटोफाइट है, ये होता है ओव्यूल के अंदर, यानी कि ओव्यूल इज इन ओवरी। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो सेक देखने को मिलता है, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, एक ड्रा लेबल डायग्राम। अब इसमें हमें इसका लेबलिंग करना है और इसकी कुछ लोकेशंस बतानी है। अब जो ओव्यूल है उसके अंदर हमें एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है। हमें भी इसकी बात करें तो दिस साइड इज नोन एज सेल एजेंट, इसको हम चेलेजा एंड बोलते हैं। और ये जो है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ओके, ऊपर जो आपको 3 सेल्स दिख रही हैं, दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। नीचे आपको ये जो 2 सेल्स दिख रही हैं, दीज आर नोन एज सिनर्जिड सेल्स। और ये जो ऊपर एक बड़ा सा सेल दिख रहा है हमें सिनर्जिड के आसपास, दिस इज नोन एज एग सेल, इसको हम एग सेल बोलते हैं। अब सिनर्जिड्स के अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फीलीफॉर्म अपरेटस। ये जो फीलीफॉर्म अपरेटस है, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को। किसको गाइड करेगा? पोलन ट्यूब को गाइड करता है। इसको यानी कि हम इन तीनों चीज़ों को जोड़कर कह सकते हैं एग अपरेटस, इसको हम एग अपरेटस बोल सकते हैं। ये बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं और इन हम न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो है, ये जो बड़ी सेल, ये जो सेंटर के अंदर सबसे बड़ी सेल बनाई हमने, दिस इज नोन एज सेंट्रल सेल, इसको हम बोल देंगे सेंट्रल सेल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब इसके अंदर हमें एक कंडीशन बनानी होती है। अब इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास 7 सेल है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस, 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस इसके अंदर। कैसे, चलो बता देते हैं।
एंटीपोडल सेल्स हमारे पास 3 है, 1 2 एंड 3। 3 एंटीपोडल सेल्स। सिनर्जिड्स 1 2, 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल और हमारे पास एक सेंट्रल सेल। तो ओवरऑल हमारे पास 7 सेल होगी। अब हर सेल का तो एक न्यूक्लियस होता है, तो 7 न्यूक्लियस तो ये, बट हमारे पास सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो हमारे पास ओवरऑल 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। या आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि एम्ब्रियो सैक है, तो उसमें हमें क्या बताना है, उसमें बताना पड़ेगा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। 7 सेल होते हैं उसके अंदर और एक 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस पर क्वेश्चन आ सकता है, सेग्रीगेशन लॉ पर क्वेश्चन आ सकता है, ये 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप बड़े ही ध्यान से जिस हिसाब का क्वेश्चन, जिस हिसाब की मार्किंग है उसी हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करें। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो डोमिनेंस लॉ को हमें एक्सप्रेस करना है। तो मेंडल के द्वारा जो रूल्स दिए गए थे उनको ही लॉज बोला गया था बाद में। अब इसमें जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें कहता है कि जो हमारे पास डिसिमिलर पेयर है उसमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको हम रेसेसिव बोलते हैं। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। तो उसी पर इन्होंने एक लॉ दिया था। तो हम इसमें कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब हमारे पास कोई 2 फैक्टर्स किसी एक करैक्टर के दिए हों और डिसिमिलर हैं, तो उनमें से एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जिसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, और दूसरा नहीं करता, जो हाइड रहता है उसको हम रेसेसिव बोलते हैं। तो इसी लॉ में यही बताया गया है कि जो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसी को लॉ दे दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो व्हेन 2 फैक्टर्स ऑफ a character are dissimilar, one of them will express in the body, and it is known as डोमिनेंट पार्ट होता है। और जो दूसरा नहीं करता, वाइल द अदर नॉट एक्सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, रिमेन हाइड, इज नोन एज रेसेसिव, उसको हम रेसेसिव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉ है हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाय द यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है क्रॉस बाय यूजिंग सिंगल करैक्टर। तो किसी एक सिंगल करैक्टर को लेकर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, उसी से हम इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो इट एक्सप्लेन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बट हमें एक बात ये भी याद रखनी है, इट इज यानी कि दिस रूल, दिस लॉ, इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, इसके कुछ क्रिटिसिज्म हैं, इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि हम बात करें कोडोमिनेंस की, ड्यू टू
या फिर हम कह सकते हैं, इनके एग्जाम्पल से बता सकते हैं, ड्यू टू कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों ही एज ए डोमिनेंस का काम करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। अब हम इसको एक क्रॉस के माध्यम से आपको समझा देते हैं। तो हमारे पास एक करेक्टर लिया है हमने। करेक्टर क्या हमारे पास? हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट हमने करेक्टर लिया है। तो फिनोटाइप ऑफ पेरेंट, फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, हमारे पास पेरेंट 1 और पेरेंट 2, P1 P2। तो फिनोटाइप की बात करें तो टॉल एंड ड्वार्फ। अब जीनोटाइप की बात करें तो इनको जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए हो जाएगा स्मॉल टी। अब इनके बनेंगे गैमेट्स। चलो भाई गैमेट्स बना देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन क्रॉस करवा दिया हमने। अब इसमें आएगा हमारे पास F1 जनरेशन। क्या गया? F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन का यदि हम फिनोटाइप देखें तो इसका फिनोटाइप है टॉल, इसका फिनोटाइप होगा टॉल। तो जैसा कि हमने लॉ के अंदर बताया था कि एक फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट कहलाएगा। तो डोमिनेंट हमारे पास था टॉल और यही इसका फिनोटाइप है। तो F1 का फिनोटाइप क्या हो जाएगा? हमारे पास टॉल हो जाएगा। तो दिस एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी गिविंग एग्जाम्पल ऑफ मोथ। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है ये चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अंदर फिट रह सकता है या रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसी को नेचर सेलेक्ट करती है, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया था हमारे पास इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। इन 1980 हमारे पास इंग्लैंड के अंदर देखा गया कि जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब वहाँ पर जो मोथ थी, उन 2 टाइप की मोथ देखने को मिल रही थी। और मोथ जो रिलेटेड थी बिस्टन बिटुलेरिया से, ये इनकी फैमिली, ये इनका जीनस था। अब ये जो थी इनमें, तो एक वहाँ पर पोल्यूशन न होने के कारण एक बात और यहाँ पर बता दें कि जो रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशंस का यूज किया जाता है, दीज आर आयनाइजिंग रेडिएशंस मीन्स जो रेडिएशंस आयन प्रोड्यूस करती हैं, उन रेडिएशंस का यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे कि आपकी एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, ठीक है। तो दीज आर दी रेडिएशंस यूज टू क्योर कैंसर। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास मेथड है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के अंदर हम बताएंगे कि भाई जो पेशेंट होता है उसको अल्फा इंटरफेरोन्स दिए जाते हैं, और वो अल्फा इंटरफेरोन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी जो भी ट्यूमरस सेल है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो पेशेंट आर गिवन with alpha interferons which activate their immune
system and help in destroying the ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव डिटेल ऑफ काजेटिव एजेंट, सिम्टम्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया। वहाँ पर हमें दो टाइप की मोथ देखने को मिलती थी। कुछ मोथ तो डार्क थी और कुछ थी पेल येलो इस कलर की। तो बैकग्राउंड साफ होने की वजह से जो डार्क विंग्ड मोथ थी उनको उनके प्रेडिटर्स खा रहे थे, उनका यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी संख्या हो गई कम। और पेल विंग्ड जो मोथ थी वो अपने आप को वहाँ पर छुपा लेती थी, यानी कि उस बैकग्राउंड में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे। इस वजह से उनका नंबर वहाँ पर ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो वहाँ पर डार्कनेस आने लगी, यानी कि जो बैकग्राउंड था वो डार्क हो गया, जिसमें जो पेल विंग्ड मोथ थी वो इजीली दिखने लगी तो और प्रेडिटर्स उनको खाने लगे। दूसरा हमारे पास जो डार्क विंग्ड कुछ मोथ बची हुई थी, अब उनका रिप्रोडक्शन रेट हाई हो गया था। अब वो उस एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट हो गई थी, नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया था। तो इसी तरह हम इनका आंसर देके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। हम इसमें बता देते हैं, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो दी गई थी बाय चार्ल्स डार्विन। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे दोज ऑर्गेनिज्म which are better fit in environment and reproduce तो जो इन्वायरमेंट में बेटर फिट है और जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, देयरफॉर द चांस ऑफ सर्वाइवल will more and are selected by नेचर उनको सेलेक्ट करती है। अब इसका एग्जाम्पल जो है, मौत का एग्जाम्पल देख के समझाना इसको। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं, ऑन द डार्क बैकग्राउंड द पेल मोथ यानी कि येलो विंग्ड मोथ वर नॉट विल कोमाफ्लेज का मतलब होता है बैकग्राउंड में अपने आप को छुपा लेना, कोमाफ्लेज एंड वर cut by birds as the environment selects black color moth, so their numbers increase and nature favor their survival.
नेचर फेवर देयर सर्वाइवल. ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 12. एक्सप्लेन द नेचुरल सिलेक्शन गिवन एग्जाम्पल ऑफ मौत. तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करना था मौत का एग्जाम्पल दे के. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो हमारे पास सिर्फ इसमें हम ट्रीटमेंट, जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसको ही डिस्क्राइब करना है. और कैंसर का जो क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और ये आपसे 3 नंबर में या 2 नंबर में भी अलग अलग पार्ट्स में पूछा जा सकता है. तो हमें एक्सप्लेन करना है राइट ए नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो हमारे पास कुछ फॉलोइंग इसमें मेथड्स रहेंगे, जैसे कि सर्जिकल मेथड हो सकता है, रेडियोथेरेपी हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी हो सकता है. तो हम ये चारों जो मेथड्स दिए गए हमारी एनसीईआरटी में भी दिए गए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, तो हम एक एक दो दो लाइन इनके बारे में लिखेंगे. तो हमारे पास यदि हम बात करें सर्जिकल ट्रीटमेंट की, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी कैंसरस सेल्स होती हैं उनको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है बॉडी से. तो दिस इज द सर्जिकल मेथड. रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ट्यूमर सेल्स हैं, जो भी हमारे पास कैंसरस सेल्स हैं, उनको कुछ रेडिएशंस की हेल्प से लिथली किल किया जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा. देन कीमोथेरेपी आता है. तो कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, कीमो मिट्स रिलेटेड विद केमिकल्स. केमिकल्स बोले तो ड्रग्स की बात करेंगे हम. तो ड्रग्स का यूज करके कैंसरस सेल्स को किल किया जाता है. बट इनके जो भी ड्रग्स यूज किए जाते हैं इन दिस वे, तो क्या करेंगे, वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो करती है, जैसे कि हेयर का लॉस होना, अनीमिया. तो ये हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं उन केमिकल्स के, उन ड्रग्स के. नेक्स्ट और लास्ट आता है इसके अंदर इम्यूनोथेरेपी. तो इम्यूनोथेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है उसको अल्फा इंटरफेरोन्स दिए जाते हैं ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सके, जो कि हेल्प करेगा ट्यूमरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में. तो दिस इज़ अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो इसमें हम लिख देते हैं, फर्स्ट हमारे पास हो सर्जिकल मेथड. तो सर्जिकल मेथड्स में हम बताएंगे कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है. कैंसरस सेल्स आर रिमूव्ड सर्जिकली. सेकंड आता है हमारे पास रेडियोथेरेपी. तो रेडियोथेरेपी में हम बताएंगे द ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड, मतलब बाय यूजिंग रेडिएशंस, लिथली बाय किल किया जाता है बाय रेडिएशंस. नेक्स्ट है फॉर कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी के अंदर हम बताएंगे ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द cancerous cell, but show some side effects. That is, क्या हो सकता है, हेयर लॉस और अनीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, गिव डिटेल ऑफ काजेटिव एजेंट, सिम्टम्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया. तो निमोनिया के यहाँ पर एजेंट
यानी कि किसके द्वारा वो होती है, सिम्टम्स क्या उसके सिम्टम्स देखते हैं, और कौन से तरीके से वो फैलती है। तो इसके लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई हमसे। तो हम इसमें बताएंगे इसका कॉजेटिव एजेंट्स, यानी कि किसके द्वारा ये फैलती है। तो निमोनिया इज कॉज्ड बाई यानी कि कॉजेटिव एजेंट की यदि हम बात करें तो इसका कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और इसके अलावा एक और होता है हमारे पास एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द कॉजेटिव एजेंट्स फॉर द निमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स फीवर, इसमें हमारे बीमार हो सकते हैं हम, चिल ठंड लग सकती है, कफ, हेडेक, और कभी कभी तो जो हमारे पास लिप्स और फिंगर हैं वो ग्रेस इन कलर हो जाती हैं। लिप्स एंड फिंगर आर ग्रे। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। एंड लास्ट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि कैसे फैलती है, किसके द्वारा फैलती है, मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें हम बता सकते हैं जब हम कभी सांस लेते हैं तो ये हवा के द्वारा एक्चुअल में फैलती है, या फिर शेयरिंग करने से, यानी कि बर्तन की जब हम शेयरिंग कर रहे हैं उससे भी क्या होती है, एक से दूसरे पर्सन के अंदर फैलती है। इट मीन्स इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम इसमें लिख सकते हैं एक्वायर्ड बाई इनहेलिंग यानी कि हम सांस लेते तब, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स released by infected or sharing of utensils। तो दीज आर द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि हमारे पास मोड्स है, तरीके हैं जिनके द्वारा निमोनिया फैल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन हमारे पास, राइट ए नोट ऑन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स देखने को मिलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जाली की हेल्प से जो भी अनडिजोल्ड पार्टिकल्स है, जैसे कि बोतल हो सकती है, प्लास्टिक हो सकते हैं, थर्माकोल शीट्स हो सकती हैं, पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बोटल्स, शूज़, क्लोथीज वगैरह वगैरह, इन सभी को यानी कि फिल्ट्रेशन, जाली की हेल्प से उनको फ़िल्टर किया जाता है और वो चीज़ें वहाँ से निकाल दी जाती है। तो इसलिए हम इसको फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। दूसरा स्टेप आता है हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स की हेल्प से हम उनको डाइजेस्ट करवाते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डाइजेस्ट करवाएंगे, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि जितने भी माइक्रोब्स का यूज़ करके हम जितना भी डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर है उस पानी के अंदर उसको रिमूव करते हैं, तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होती हैं, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स it involves the biological removal
of dissolved organic मैटर, यानी कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर डिजोल्व होता है उसको रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। अब इसके अंदर हम प्रोसेस बताना है, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो प्रोसेस इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, हम जितना भी फिजिकल फिल्ट्रेशन से, यानी कि फर्स्ट जो स्टेप से इफ्लुएंट आएगा उसको हम एरिएशन टैंक के अंदर डालेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देन इसके बाद हमारे पास जो स्टेप होगा वो होगा एरिएशन टैंक के अंदर उस पानी को डालना और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। तो एजिटेशन एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। ओके, अब इन एरोबिक माइक्रोब्स को हम फ्लॉक्स बोलेंगे। तो फ्लॉक्स का मतलब होता है मैस लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गी, फंगी। ओके, नेक्स्ट इसमें ये जो फ्लॉक्स हैं, ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है पानी के अंदर उसको यूज करते हैं, जिससे कि बीओडी इंक्रीज होगा। बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व है उसको यूटिलाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है वो कहलाएगा बीओडी। तो जिस पानी के अंदर जितना बीओडी होगा उतना ही वो पानी पॉल्यूटेड होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर। अब जब ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बीओडी डिक्रीज हो जाएगा। देन जो हमारे पास इफ्लुएंट है उसको पास कर दिया जाएगा सेटलिंग टैंक के अंदर। इफ्लुएंट आर पास्ड टू सेटलिंग टैंक के अंदर उस इफ्लुएंट को डाल दिया जाएगा। अब इसमें जो कुछ फ्लॉक्स होते हैं उनको दोबारा से एजिटेशन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है एज ए इनोकुलम, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे। तो फ्लॉक्स सेडिमेंटेशन, यहाँ पर जितने भी फ्लॉक्स होंगे वो सेडिमेंट कर जाएंगे, सेडिमेंट एंड फॉर्म एक्टिवेटेड स्लज का फॉर्मेशन करेंगे। देन
देन इसके बाद जितना भी एनारोबिक, ये जो हमारे पास स्लज बना है एक्टिवेटेड स्लज, इट इज एनारोबिक स्लज, एनारोबिक, इस एक्टिवेटेड स्लज को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डालेंगे, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसको हमने कहाँ पर डाल दिया, इस डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया जहाँ पर बायोगैस का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर बायोगैस आर फॉर्म्ड, बायोगैस का फॉर्मेशन होगा। और जितना भी वाटर है उसको हम रिवर्स या स्टेम के अंदर यानी कि दूसरी किसी वाटर बॉडी के अंदर अब छोड़ सकते हैं। वाटर आर रिलीज्ड, वाटर आर रिलीज्ड इनटू river and streams. दिस इज अबाउट द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट राइट ए नोट ऑन बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन क्या है उसके बारे में हमें बताना है, तो अब हम इसमें बात करेंगे। बीटी कॉटन, बीटी का मतलब है यहाँ पर बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, बीटी का मतलब यहाँ पर बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। तो इसमें हम बताएंगे कि बीटी जो होते हैं हमारे पास, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस जो होते हैं, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया अपनी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं वो क्राई प्रोटीन है, यानी कि क्रिस्टल प्रोटीन्स होते हैं। अब ये क्रिस्टल प्रोटीन्स जो हैं इनएक्टिव फेज के अंदर होते हैं, यानी कि दीज आर प्रोटॉक्सिन्स, ये प्रोटॉक्सिन होता है। जैसे इनको एल्कलाइन मीडियम मिलता है, दे कैन एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एज ए टॉक्सिक काम करेंगे, जिसकी वजह जैसे ही ये किसी हमारे पास जैसे कि कोई बीटल है, कोई टोबैको वॉर्म है, कोई बड वॉर्म है, फ्लाइज है, मॉस्किटो है, इनकी गट में जाएगा तो इनकी गट के अंदर ऑलरेडी एल्कलाइन पीएच होता है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी जो एपिथेलियल सेल वॉल होती है, जो इनकी एपिथेलियल वॉल होती है उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको पोरस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें डेथ काज होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीटी 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 प्रोड्यूस, यानी कि जो आपके बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, बीटी प्रोड्यूस प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करते हैं, दैट किल्स certain इंसेक्ट्स को किल करवाते हैं। अब कौन से इंसेक्ट, सच एज में जैसे कि हमारे पास हो गए लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे पास और कोलियोप्टेरेंस, इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर डायप्टेरेंस, ठीक है जी। लेपिडोप्टेरेंस के अंदर आएंगे कॉटन वॉर्म, और इसमें आते हैं हमारे पास आर्मी वॉर्म, बड वॉर्म, ये सारे लेपिडोप्टेरेंस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायप्टेरेंस। तो डायप्टेरेंस के अंदर हमें देखने को मिलेगा भैया फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, और कोलियोप्टेरेंस के अंदर देखने को मिलते हैं बीटल्स, इसके अंदर हमें बीटल्स देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें, ये जो आपके बीटी कॉटन्स होते हैं, ये जो आपके बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटॉक्सिन जो कि क्रिस्टलाइन होता है। अब इनको क्रिस्टलाइन बनाने के लिए, यानी कि ये एक्टिव होने के लिए, इनको एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एल्कलाइन मीडियम उसी इंसेक्ट्स के गट से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हम खैर थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम,
ये हमारा 16 का ही आंसर है। इसमें लिखेंगे दे फॉर्म ए प्रोटीन, दे फॉर्म ए प्रोटीन, वो एक प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, और वो प्रोटीन कैसा होता है, प्रोटॉक्सिन होता है, क्रिस्टल प्रोटीन ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। ओके, दे फॉर्म प्रोटीन्स ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट फेज। ठीक है, these crystal proteins, these crystal proteins are inactive, that is हम इनको कह देते हैं प्रोटॉक्सिन, क्योंकि ये प्रोटीन्स जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं। कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं प्रोटॉक्सिन्स। ठीक है, अब when they get alkaline pH, जब उनको अल्कलाइन पीएच मिलता है, दे एक्टिव, वो एक्टिव हो जाएंगे, एंड मेक epithelial wall of gut porous, उसको पोरस कर देंगे, which leads death of insect। तो दिस इज अबाउट बीटी कॉटन। तो ये बीटी कॉटन के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉज क्या हैं? तो जितने भी बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेन कॉज जो हैं वो 4 हैं, इसलिए हम इसको इविल कोट बोल देते हैं, इसलिए हम इसको इविल कोटेट बोलते हैं। अब इसमें जो 4 मेन कॉज हैं उसमें पहला आ जाता है हमारे पास हैबिटेट लॉस, दूसरा आएगा स्पीसीज इन्वेजिनेशन, तीसरा आएगा को एक्सटिंक्शंस, और एक हमारे पास रह जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बेसिकली जो काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हैं वो 4 बताए गए हैं, जो मेन हैं 4 हैं, इसलिए हम इसको इविल क्वार्टेट बोल देते हैं। इसमें पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजिनेशन, और चौथा है हमारे पास को एक्सटिंक्शंस। तो ये 4 मेन काज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के। तो इसमें हम एक एक करके समझा देते हैं पहले, फिर इसको हम लिख लेंगे। तो यदि हम बात करें हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की, तो ये सबसे मेन काज बताया गया है एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पीसीज का। ओके, एग्जाम्पल, तो इसमें हम एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं कि जब हमारे पास हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बने थे तो अप्रोक्स 40% एरिया को कवर कर रहे थे, बट टिल ओनली 6% आर रिमेन, केवल 6% ही बचे हुए हैं। दूसरा बात करें हम अमेजन रेन फॉरेस्ट को, जिसको हम लंग ऑफ प्लानेट भी बोल देते हैं। अब इनको कंटिन्यूस क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सोयाबीन का कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कि उसको ग्रो करवाया जाता है। दूसरा ही वहाँ पर बीफ कैटल्स हैं, उनके लिए ग्रासलैंड तैयार किया जाता है। तो दिस इज द हैबिटेट लॉस, यानी कि इन जगह पर जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जब हम इन फॉरेस्ट को हटा देंगे तो वो बेघर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये है कि भाई जो हमारी ह्यूमन नीड्स थी, अब वो हमारी ग्रीड यानी कि लालच के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो इसलिए हम किसी भी स्पीसीज का बहुत से बहुत यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गई हैं।
ठीक है, जैसे कि हम बात करें स्टिलर सी काऊ की, हम बात करें पैसेंजर पिजन की, और भी कुछ मेराइन फिशिस हैं जो कि एक्सटिंक्ट कर गई है। नेक्स्ट और थर्ड हमारे पास है एलियन स्पीसीज इन्वेजिनेशन। एलियन स्पीसीज का मतलब है कोई स्पीसीज बाहर से आती है और हमारे लोकल एरिया के अंदर आके वो जो आतंक फैलाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलियन स्पीसीज इन्वेजिनेशन बोलते हैं। जिसकी वजह से जो लोकल स्पीसीज होती हैं, इंडिजीनियस स्पीसीज होती हैं, वो एक्सटिंक्ट कर जाती है। जैसे कि हम बात करें नाइल पर्च, तो नाइल पर्च जो कि एक लेक विक्टोरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर है, वहाँ पर नाइल पर्च नाम की फ़िश को लाकर छोड़ा गया था। तो उसकी वजह से वहाँ पर अप्रोक्स 200 स्पीसीज ऑफ चिकलीड फिशेस की स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर गई। दूसरा हमारे पास है पार्थेनियम कैरेट की बात कर सकते हैं, लेंटाना की बात कर सकते हैं, इकोर्निया की बात कर सकते हैं। तो दीज आर आल्सो इन्वेजिव वीड्स स्पीसीज। ओके, थर्ड है हमारे पास, थर्ड है फोर्थ है हमारे पास को एक्सटिंक्शंस। को एक्सटिंक्शन का मतलब है कोई दो स्पीसीज जो कि बिल्कुल ओब्लिगेटरी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। अब यदि एक स्पीसीज खत्म होती है तो उसके साथ साथ दूसरी स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट कर जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, को एक्सटिंक्शन से बोलते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर तीन का ही बताना है, हमें तीन मेजर कॉज बताने हैं। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हमारे पास हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे हम। इसमें क्या है कि भाई किसी भी स्पीसीज का यदि हम हैबिटेट को लॉस्ट कर देते हैं, उसको हार्म करते हैं, तो उसमें जितने भी स्पीसीज सर्वाइव कर रही हैं उन सभी की लाइफ अफेक्ट होती है, वो सारी बेघर हो जाती हैं। इसलिए हम यहाँ पर इसको मेन काज बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई जितनी भी आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिख देंगे पहले। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट covering 40% area of land. Now it remains in 6% ऑफ एरिया, केवल 6% रह गया। दूसरा हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे एलियन अमेजियन रेन फॉरेस्ट। अमेजियन रेन फॉरेस्ट, इनको कंटिन्यू कट किया जा रहा है, कटिंग कॉन्टिन्यूस फॉर कटिंग कंटिन्यूस फॉर सोयाबीन cultivation and grassland for beef raising beef cattles। ठीक है, ग्रासलैंड फॉर बीफ कैटल्स। सेकंड है हमारे पास एलियन स्पीसीज इनवेजन। यानी कि जो एक्जोटिक स्पीसीज हैं उनके आने से जो लोकल स्पीसीज है, इंडिजीनियस स्पीसीज है, वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें लिख सकते हैं व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस, व्हेन एलियन स्पीसीज आर introduce the local species are extinct due to invasion की वजह से
जो हमारे पास लोकल स्पीसीज हैं, जो इंडिजीनियस स्पीसीज हैं, वो लुप्त हो जाती हैं. ओके, दिस इज एलियन स्पीसीज इन्वेजिनेशन. एग्जाम्पल, नाइल पर्च. नाइल पर्च फिश is introduced in Victoria Lake 200 local species of cichlid fish extinct. ओके, थर्ड है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि यदि हम किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे वो स्पीसीज नष्ट हो जाएगी. तो यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस by human results in degradation and extinction of resources. एक्सटिंक्शंस ऑफ रिसोर्सेस. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे यहाँ पर स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन एंड मैनी मैराइन फिशेस. इसमें हम डोडो बर्ड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. डोडो बर्ड फ्लाइटलेस बर्ड था. इसका शिकार करना लोगों का शौक बन गया था, इसलिए इसको शिकार करके ख़त्म कर दिया गया. तो दिस इज़ अबाउट द सेक्शन सी. और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं.